हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहाँ पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग जनसंख्या से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 102.8 करोड़, 318.2 करोड़, 328.7 करोड़, 121 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। देखिए, पूरे देश के हिसाब से देखें तो पूरे देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार में जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। बिहार के बाद फिर स्थान आता है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व 1028 है। केरल में जनसंख्या घनत्व 860 है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये 551 है। तो यहां पर इन ऑप्शंस में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर ए वाला। तीसरा प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। देखिए, तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 48.5% है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 45.27% है। केरल की बात करें तो केरल में 47.72% है। वहीं गोवा में जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 62.17% है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का अनुपात गोवा में है, तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी तिब्बती, भारतीय आर्य, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। देखिए, चीनी तिब्बती समूह भाषा बोलने वाले लोगों का समूह जो है, इसका रेशियो भारत में अगर बात करें, इसकी संख्या जो है 1.38% है। भारतीय आर्य भाषाओं को बोलने वालों की संख्या जो है 73% है। ऑस्ट्रिक भाषाओं को बोलने वालों की संख्या जो है 0.85% है। द्रविड़ की बात करें तो द्रविड़ भाषा बोलने वालों की संख्या 20% है। तो यहां पर सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है भारतीय आर्य भाषाओं का है, तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। पांचवा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और चीन की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आपको यहां पर बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी यहां पर गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारत जो है अपनी 121 करोड़ आबादी के साथ चाइना के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। यहां पर दिया गया है कि भारत की जो जनसंख्या है ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो भी देश हैं और चाइना की मिला के कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाइना तो ऑलरेडी पहले स्थान पर है, और इसमें अगर चाइना की जनसंख्या भी हम मिला दी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है चाइना की जनसंख्या वैसे तो पहले स्थान पर है ही है, और इन देशों की उत्तर अमेरिका महाद्वीप के देश और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश भी इनमें मिला दिए जाएंगे तो इसकी जनसंख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे चाइना की नहीं बल्कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कुल मिला के जनसंख्या, यानी उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की कुल मिला के जनसंख्या जो है, इनकी जनसंख्या से भारत की जनसंख्या अधिक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। चूंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका केवल दूसरा वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी वाला। छठवां प्रश्न है, आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्वीडन में। देखिए, आधुनिक पद्धति और व्यवस्थित ढंग से सबसे पहली बार जनगणना स्वीडन में 1749 ईस्वी में हुई थी, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम 10 की जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ।
10 की जनगणना 1780 में पहली बार हुई। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। सबसे पहली बार 10 की जनगणना का जो कार्य है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ था, तो आपका पहला वाला कथन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार 10 की जनगणना का कार्य जो है ये 1780 में नहीं बल्कि 1790 में हुआ था, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर सही वाला जो आंसर है वो है 7वें का ए वाला, यानी केवल एक। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो आपको यहां बताना उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की जो पहली जनगणना थी वो सन 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उस समय जो शासन था वो लॉर्ड रिपन का नहीं था बल्कि लॉर्ड मेयो का था। तो यहां पर आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। वहीं भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो है ये 1881 ईस्वी में हुई थी और उस समय शासन जो था वो लॉर्ड मेयो का नहीं था बल्कि लॉर्ड रिपन का था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी जो है ये गलत हो जाएगा। यहां पर तीसरा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जनसंख्या के जो आंकड़े हैं इनको प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये सही है। चूंकि यहां पर केवल एक ही कथन सही है तो आंसर होगा यहां पर आपका ए वाला, यानी कि केवल एक सही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वर्ष 1872 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना क्रम की 17वीं जनगणना है। भारत में जनसंख्या जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राज्य का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का कार्य होता है। आपको यहां बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 में संपन्न हुई थी और अभी हमारे यहाँ जो लेटेस्ट जनगणना है वो 2011 वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से 2021 की जो जनगणना थी वो डिले हो गई है और संभवतः 2025 में उसका कार्य संपन्न होगा और 26 या 27 तक आंकड़े आ पाएंगे। तो अभी भी हमारे यहाँ 2011 की जो जनगणना है इसी के आंकड़ों से काम चलाया जा रहा है। 2011 की जो जनगणना है जनगणना क्रम की 17वीं जनगणना नहीं है बल्कि ये 15वीं जनगणना है, जबकि आज़ादी के बाद की ये 7वीं जनगणना है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है यहाँ पे बोला गया कि भारत में जो जनसंख्या जनगणना है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राज्य का विषय है। लेकिन अनुच्छेद 246 जो है इसमें तीनों सूचियों का जिक्र किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और जो जनगणना का कार्य है वो संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है ना कि राज्य का विषय है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 246 के अंतर्गत ये संघ का विषय है ना कि राज्य सूची का, यानी केंद्र सरकार इसको करवाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त है इसका कार्य जनगणना करवाने का होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। तो आपका यहाँ पर तीसरा वाला केवल सही है तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, केवल थर्ड। 10वां प्रश्न है, भारत के निम्न क्षेत्रों में जनसंख्या के उच्च संकेंद्रण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? क्षेत्र और कारक: राजस्थान, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, झारखंड, सिंचाई का विकास, प्रायद्वीपीय राज्य, परिवहन जाल का विकास। आपको यहां बताना है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमिलित हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान में जो आपका पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है वहां पर इंदिरा गांधी कैनाल निकाली गई है। तो इंदिरा गांधी कैनाल निकालने की वजह से वहां पर जो है सिंचाई के साधन उपलब्ध हो गए। तो ऐसे करके सिंचाई के साधन उपलब्ध होने से वहां पे खेतीबाड़ी का कार्य किया जाने लगा और जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ने लगा। ये राजस्थान में सिंचाई का जो विकास हुआ है, सिंचाई के विकास की वजह से जनसंख्या का संकेंद्रण वहां पे बढ़ा है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला जो युग्म है ये गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान में जनसंख्या का जो उच्च संकेंद्रण है उसके पीछे जो कारक उत्तरदायी है वो सिंचाई का विकास है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में उच्च जनसंख्या संकेंद्रण के पीछे वहां पे खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता है, न कि सिंचाई का विकास। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला
ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, प्रायद्वीपीय राज्यों में उच्च संकेंद्रण का मुख्य कारण जो है परिवहन जाल का विकास है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। चूंकि यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट सही है तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला, केवल एक युग में सही सुमेलित है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नदी मैदानों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रता वाले प्रदेश रहे हैं। नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। आपको यहां बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आपके गंगा घाटी का मैदान या गंगा डेल्टा है या तटीय मैदान है, तो इन प्रदेशों में अनुकूल जलवायु होने की वजह से, इसके अलावा समतल प्रदेश होने की वजह से यहाँ पे खेतीबाड़ी का कार्य ज़्यादा संपन्न होता है, तो यहाँ पर जनसंख्या का जो सांद्रण है वो ज़्यादा है। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे विरल जनसंख्या पाई जाती है, ना कि उच्च सांद्रण पाया जाता है, यानी यहाँ पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के नदी मैदानों पहाड़ी क्षेत्रों में सदैव भी विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं, सदैव नहीं रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सदैव नहीं रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में जो टूरिज्म वाले इलाके हैं, जैसे कि आपका शिमला हुआ, कुछ हिमाचल के इलाके हैं जो कि टूरिज्म प्लेस बन गए, वहाँ पे जनसंख्या का सांद्रण बढ़ रहा है, अन्यथा वहाँ पे विरल जनसंख्या है। जबकि आपके जो नदी मैदान है या आपके तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हमेशा से उच्च जनसंख्या सांद्रण रहा है। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल सही है कि नगरीय क्षेत्र जो है औद्योगिक विकास और नगरीकरण की वजह से बड़ी संख्या में जो ग्रामीण नगरीय प्रवासी हैं इनको आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला सही है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी वाला, यानी कि केवल 2। 12वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों का सही अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है। अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो यहां पर क्रम दिया गया है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। देखिए, मैंने डायरेक्ट यहां पर जनसंख्या लिख दे रहा हूं कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है। महाराष्ट्र की जो आबादी है वो 11.23 करोड़ है। इसके बाद फिर बिहार का आ जाता है। बिहार की आबादी जो है 10.40 करोड़ है। फिर पश्चिम बंगाल का आ जाता है। पश्चिम बंगाल की जो आबादी है 9.13 करोड़ है। तो यहाँ पर आपका सही क्रम है डी वाला, यानी सबसे पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, सेकंड नंबर पर आबादी में महाराष्ट्र है, थर्ड पर बिहार आ जाता है और चौथे पर पश्चिम बंगाल है। तो आंसर है यहाँ पर डी वाला। 13वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है दिल्ली में है। दिल्ली की आबादी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1.67 करोड़ है। दिल्ली के बाद अगला जो है वो पुदुचेरी का नंबर आ जाता है। पुदुचेरी की आबादी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 12.47 लाख है। इसके बाद चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ की जो आबादी है 10.55 लाख है। अंडमान निकोबार की जनसंख्या जो है 3.79 लाख है। तो यहां पर सही है जो आपका आंसर है वो है सी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप, दमन और दीव, सिक्किम, गोवा। देखिए, जैसा कि आप विकल्प में देख पा रहे हैं यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं और 2 राज्य दिए हुए हैं। तो यहां पर जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है ये 64,473 है। दमन और दीव की जनसंख्या जो है ये 2.42 लाख है। सिक्किम की जो जनसंख्या है 6.1 लाख है। गोवा की जो जनसंख्या है, गोवा की जनसंख्या 14.57 लाख है। 14.57 लाख है। तो चूंकि यहाँ पे राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश लिखा हुआ है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में या फिर राज्यों के समूह में अगर देखा जाए सबसे कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वो लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। अब देखिए, यहाँ पर अगर केवल लिखा होता कि केवल राज्यों की बात हो रही होती तो राज्यों में सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है वो सिक्किम है। सिक्किम की आबादी राज्यों में सबसे ज्यादा कम है, ये आपको ध्यान रखना है।
15वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में समस्त जीवधारियों की संख्या द्वारा अव्यक्त किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा अव्यक्त किया जाता है। इसमें समस्त जीवधारी नहीं आते हैं। समस्त जीवधारी का मतलब क्या है कि सभी जीवित प्राणी, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, पशु पक्षी हों, सब आ जाते हैं। नहीं, इसमें केवल व्यक्तियों की संख्या काउंट होती है, ना कि सभी जीवधारियों की। तो यहां पर आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। यहां पे सही स्टेटमेंट होगा कि जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में समस्त व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अव्यक्त किया जाता है, ना कि समस्त जीवधारियों की संख्या द्वारा। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत है। ये बिल्कुल सही है बात है कि जनसंख्या घनत्व जो है भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका यहां पर सही वाला आंसर होगा बी वाला, केवल 2। 16वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 325, 335, 382, 385। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में अति निम्न जनसंख्या घनत्व है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर भारत के राज्यों में, न केवल उत्तर भारत के राज्यों में बल्कि भारत के सभी राज्यों में बिहार का जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, अभी हमने आपको बताया था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है यह सही हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में तमिलनाडु का नहीं बल्कि केरल का जनसंख्या घनत्व अधिक है। केरला का जनसंख्या घनत्व जो है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जबकि तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व जो है 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में अति निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखिए, हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर, तो उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों को छोड़कर बाद बाकी जो राज्य पड़ते हैं उनमें निम्न जनसंख्या घनत्व है। सभी में नहीं है, कुछ में है। तो जैसे असम की बात करें तो असम भी एक उत्तर पूर्व का राज्य है। असम का जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। असम का जनसंख्या घनत्व जो है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहां पर थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी हिमालय के पर्वतीय राज्य और उत्तर पूर्व के सभी राज्य नहीं है, बल्कि हिमालय के पर्वतीय राज्य और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में, उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में उच्च घनत्व है और बाद बाकी में निम्न घनत्व पाया जाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला गलत हो जाएगा। चूंकि यहां पर 2 और 3 दोनों ही गलत हैं, तो आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी केवल 2 और 3 सही नहीं है। 18वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.31%, 18.50, 18.90, 19.05। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 17.31% है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 19वां प्रश्न है, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक कारक निर्धारित करते हैं? भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु, उपरोक्त सभी। देखिए, बहुत हद तक जो धरातल है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसा कि हमने बताया था कि समतल मैदानों में लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे परिवहन जाल तंत्र अच्छा खासा होता है, खेती कार्य अच्छे से कर सकते हैं, अन्य उद्योग धंधे भी आसानी से स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा लोग उन स्थानों पर बसने को वरीयता देते हैं जहां पर जल आसानी से उपलब्ध हो। तो आपने देखा होगा जो नदी घाटी हैं वो सघन बसे हुए प्रदेश हैं। इसके अलावा जलवायु भी एक फैक्टर है, लोग अनुकूल जलवायु में बसना पसंद करते हैं। तो ये सभी कारक जो हैं, ये सभी जो भौतिक कारक हैं जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निर्धारित करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला, यानी कि उपरोक्त सभी। 20वां प्रश्न है, भारत के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड।
देखिए, सिक्किम का जनसंख्या घनत्व तो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति है। हिमाचल प्रदेश का 123 व्यक्ति है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पूरे भारत के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 21वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। जैसा कि आप जानते हैं बिहार का 1106 है, पश्चिम बंगाल का 1028 है, केरल का 860 है और यूपी का जो है 829 है। तो आपके सामने जो विकल्प दिए गए हैं इनमें यूपी का सबसे कम है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 22वां प्रश्न है, भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1861, 1871, 1881, 1891। देखिए, भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना जो है 1881 में प्रारंभ हुई थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 23वां प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? अवर फ्यूचर अवर कंट्री, अवर कंट्री अवर सेंसस, पीपल ऑफ इंडिया अवर सेंसस, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। देखिए, 2011 की भारत जनगणना के लिए हमारा आदर्श वाक्य अवर सेंसस अवर फ्यूचर था। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और राज्यों को नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली। देखिए, पुदुचेरी का जो जनसंख्या घनत्व है ये 2547 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9257 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, 9258 है, ये 57 नहीं, 9258 है। और इसके अलावा लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का जो है 2149 है। दादरा और नागर हवेली का जो जनसंख्या घनत्व है ये 700 है। अब इन्हें व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। अवरोही का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उसे छोटा आएगा। तो यहां पर सबसे पहले कौन सा आएगा? यहां पर आएगा चंडीगढ़ आएगा। चंडीगढ़ के बाद फिर आपका आ जाएगा पुदुचेरी आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा लक्षद्वीप आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा दादरा नागर हवेली। तो 2, 1, 3, 4 यहां पर आंसर होगा। तो आंसर होगा यहां पर बी वाला, 2, 1, 3, 4। 25वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? चंडीगढ़, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल। देखिए, जैसा कि आपको अभी चंडीगढ़ का बताया था कि चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व 9258 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का 1106 है। दिल्ली का जो है पूरे भारत में सर्वाधिक है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1028 है। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर दिल्ली। न केवल केंद्र शासित प्रदेशों में बल्कि राज्यों में भी दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा। देखिए, यहां पर मैं एक बार में लिख दे रहा हूं जिससे कि आप समझ जाएंगे। यहां पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आंध्रा की बात करें तो आंध्रा का जो जनसंख्या घनत्व है वो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओडिशा का जनसंख्या घनत्व जो है 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, आंध्र प्रदेश और गुजरात का सेम है, यानी गुजरात का भी यही है। गुजरात का भी जनसंख्या घनत्व 308 है और आंध्र प्रदेश का भी यही है। तो आपका सही यहां पर आंसर होगा बी वाला, यानी हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भूमि पर जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र का योग है। कृषि घनत्व
कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। देखिए यहां पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। देखिए कायिक घनत्व जो है ये कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र का योग नहीं है, बल्कि ये कुल जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। जबकि जो कृषि घनत्व है ये कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही है। चूंकि यहां पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर आपका पहला वाला सही नहीं है, तो आंसर होगा यहां पर ए, केवल एक सही नहीं है। 28वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। जनसंख्या की जो अप्रेरित वृद्धि है इसका विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि जो है दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में जो लोगों की संख्या में परिवर्तन है उसको दर्शाती है। जनसंख्या की जो अविप्रेरित वृद्धि है, तो अविप्रेरित वृद्धि में आपके आ जाते हैं अंतर्वर्ती संचलन और बहिर्वर्ती संचलन, यानी कि यहां पर उत्प्रवास और आप्रवास इसमें शामिल है, ना कि इसमें अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। जबकि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है इसका एनालिसिस जो है अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों से किया जाता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। चूंकि यहां पे पूछा गया है कितने कथन सही नहीं है, यहां पे केवल दो कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका बी वाला, केवल दो कथन सही नहीं है। 29वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? 2.5%, 1.34%, 2.64%, 1.64%। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है 1.64% है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 30वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1901 से लेकर 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। 1921 से लेकर 1951 के दशकों में मृत्यु दरों में बढ़ोतरी जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण था। 1951 से लेकर 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ये ऊंची बनी रही है, लेकिन धीरे धीरे ये मंद गति से घटने लगी है। देखिए पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1901 से लेकर 21 की अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा ऊंचे थे। इसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं हो पाई थी, बल्कि जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। तो ये जो है अवस्था जो है रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था बोली जाती है। 1921 से लेकर 51 के दशकों में क्या होता है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इसमें कमी आई है, यानी इसमें कमी महसूस की गई है। तो कमी महसूस करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची थी जबकि मृत्यु दर में कमी महसूस हो गई, तो ऐसे में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल सही है। आजादी के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं केंद्रीगत नियोजन की वजह से जनसंख्या में एक बूम आया, विस्फोट आया है। तो 1951 से 81 के दशक जो है ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाने जाते हैं। डी वाला बिल्कुल सही है। 81 के पश्चात जो है वर्तमान तक देश की जो जनसंख्या की वृद्धि दर है ऊंची बनी रही है, लेकिन धीरे धीरे करके ये मंद गति से घटने लगी है। तो आपका यहां पर जो गलत वाला आंसर है वो है बी वाला। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1911 से 21 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। कथन 2, इस अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। देखिए आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में आपने चार्ट देखा होगा। 1911 से लेकर 1921 के दौरान धनात्मक वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि ऋणात्मक वृद्धि हुई है। 1921 का जो सेंसस किया गया है उस सेंसस में जनसंख्या में 1911 की तुलना में कमी आई है। तो यहां पर धनात्मक वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि माइनस में वृद्धि हुई, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। यहां पे कथन सेकंड सही है कि 1911 से लेकर 21 की अवधि में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर जो थी वो निम्न बनी रही थी और ऋणात्मक हो गई थी। तो चूंकि यहां पर आपका कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, तो आंसर होगा यहां पर डी वाला। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है?
1911, 1921, 1931, 1951। जैसा कि हमने आपको बताया था 1921 का जो सेंसस हुआ है उसमें 1911 की तुलना में जनसंख्या में कमी देखी गई। तो इसी वजह से भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को जनसांख्यिक विभाजक वर्ष के रूप में या महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 33वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि के दौरान हुई जनसंख्या वृद्धि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा जाता है? 1901 से लेकर 1921, 1921 से लेकर 1951, 1951 से लेकर 1981, 1981 से लेकर 2011। देखिए 1921 से लेकर 1951 की जो अवधि है इसको सामान्य वृद्धि की अवधि बोला जाता है। इस अवधि में जन्म दर तो ऊंची बनी रही है लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है। जैसे सरकार ने इस समय जो वितरण प्रणाली है उसमें सुधार किया है, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार किया है, तो जो अकालग्रस्त क्षेत्र थे उन तक राशन पहुंचाया गया है जिससे कि जो डेथ वगैरह थी वो कम होने लगी हैं। स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करने की वजह से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। तो इस समय जन्म दर तो बहुत ज़्यादा ऊंची बनी रही है लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है। तो मृत्यु दर में कमी आने की वजह से इस समय जनसंख्या में वृद्धि हुई है और इस समय होने वाली इस तरह की वृद्धि को मृत्यु प्रेरित वृद्धि कहा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला, 1921 से लेकर 1951। 34वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। इस अवधि में हुई जनसंख्या वृद्धि को प्रजनन प्रेरित वृद्धि कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्राप्त अर्थव्यवस्था सुधरने लगी जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशा में सुधार सुनिश्चित हुआ। इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ने उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 1951 से लेकर जो 81 की अवधि है ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि कही जाती है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद भारत के लोगों की सरकार बनी और भारत सरकार ने केंद्रीकृत नियोजन की पद्धति अपनाई और लोगों को ये आश्वासन दिलाया कि अब उनका शोषण नहीं किया जाएगा, जिससे कि लोग आश्वस्त हो गए। भारत सरकार ने अपने स्तर से प्रयास किए, भले वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हो। तो इन सब से क्या हुआ, इन सब से मृत्यु दर में तीव्र ह्रास आया और यहाँ पर जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर बन गई। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि लोग अब आश्वस्त हो गए थे कि अब उनको बहुत ज़्यादा कर नहीं देना पड़ेगा, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होंगे और भविष्य की एक सुरक्षा भी है। तो लोग जब आश्वस्त हो गए तो लोगों ने बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर पहला वाला जो रीजन है बिल्कुल सही है। और इस अवधि में चूंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा जनसंख्या प्रजनन किया है तो यहाँ पर इस तरह की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है इसको प्रजनन वृद्धि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीकृत नियोजन को अपनाया गया जिससे कि अर्थव्यवस्था सुधरने लगी है और अधिकांश लोगों के जीवन की दिशा में सुधार सुनिश्चित हुआ है। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। अब देखिए डी वाला स्टेटमेंट देखिए, इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास ने, अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास का मतलब क्या है कि भारत से लोग अन्य देशों में चले गए नहीं। इस अवधि में क्या हुआ, इस अवधि में हमारे पड़ोसी देशों से आप्रवास हुआ है, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। इन सब देशों से शरणार्थी जो हैं ये भारत की ओर आए हैं। तो इन भारत की ओर आने वाले शरणार्थियों ने भी जनसंख्या वृद्धि में योगदान दिया है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इस अवधि में अंतर्राष्ट्रीय उत्प्रवास नहीं हुआ है बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय आप्रवास हुआ है, यानी कि पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से लोग भारत की ओर आए हैं। 35वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की घटती वृद्धि की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही लेकिन धीरे धीरे ये मंद गति से घटने लगी। इस अवधि की जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1981 के पश्चात जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी ये ऊंची बनी रही है लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ ये घटने लगी है। इस अवधि में जो जनसंख्या की वृद्धि के लिए जो अशोधित जन्म दर है ये ऊर्ध्वमुखी नहीं रही है। ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है अपवार्ड, ऊपर की तरफ बढ़ना, नहीं, जन्म दर में कमी आई है। जन्म दर जो डाउनवर्ड गई, अधोमुखी गई है, ना कि ऊर्ध्वमुखी। ये जो जन्म दर है, जन्म दर में गिरावट आई है। गिरावट को हम यहाँ पे अधोमुखी बोलेंगे, ना कि ऊर्ध्वमुखी। गिरावट के लिए शब्द यहाँ पर अधोमुखी है, ना कि ऊर्ध्वमुखी। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा।
ये बिल्कुल सही बात है। 1981 तक आते आते लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ है। शिक्षा के प्रसार होने की वजह से लोगों ने देरी से विवाह किए हैं, तो विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है, खास करके लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे हैं, तो स्त्री शिक्षा में सुधार आया है। इन सब की वजह से जो जनसंख्या वृद्धि है वो घटती चली गई है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो आपका सही आंसर है ए वाला, केवल 1 और 3। 36वां प्रश्न है, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981, 1981 से 2011, 1921 से 1951, 1901 से 1921। देखिए 1921 से लेकर 1951 की जो अवधि है, इसको जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में जो जन दर थी वो तो बहुत ज्यादा उच्च बनी रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 37वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? 1911 से 1921, 1901 से 1911, 1971 से 1981, 1951 से 1961। देखिए 1911 से लेकर 1921 की अवधि के बीच में जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ये ऋणात्मक दर्ज की गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1951 से 81 के दशकों के मध्य मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि हुई है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। 1951 से 81 की जो अवधि है, इन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। चूंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि केंद्रीकृत नियोजन होने की वजह से, लोगों की जीवन दशाओं में सुधार आने की वजह से यहां पर जो है मृत्यु दर में तीव्र ह्रास हुआ है, ना कि तीव्र वृद्धि हुई है। तो यहां पर तीव्र इसमें ह्रास हुआ है, कमी आई है। तो तीव्र ह्रास होने की वजह से जो जन दर थी उच्च हो गई है और जनसंख्या बढ़ने लगी है। तो यहां पर आपका कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। 39वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 2011 के दौरान सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1991-2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र रही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय दशकीय वृद्धि दर 7.64% रही है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो 1981 से लेकर 91 के जो दशक हैं, इन दशकों में जो वृद्धि दर रही है वो 23.85% रही है। यानी इसमें 23.85% रही है। 1991 से लेकर 2001 के जो दशक हैं, इनमें वृद्धि दर जो रही है 21.54% रही है। वहीं 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर रही है वो 17.64% रही है। तो आप लोग देख पा रहे हैं 1991 2001 की तुलना में 2001-2011 की जो 10 की वृद्धि दर है इसमें कमी आई है, ना कि वृद्धि हुई है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि इनकी तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र रही है। तीव्र नहीं रही है, बल्कि इसमें कमी आई है, मंद हो गई है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय 10 की वृद्धि दर है 7.64% है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सेकंड वाला सही है तो आंसर होगा यहां पर बी वाला, केवल 2। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है। कथन 2, दक्षिणी राज्यों में उच्च साक्षरता दर, अधिक नगरीय जनसंख्या और अपेक्षाकृत निम्न उच्च जन्म दर की वजह से जनसंख्या वृद्धि दर कम है। देखिए यहां पर कथन बिल्कुल सही है। जो आपके साउथ इंडिया वाले राज्य हैं, इनमें जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है। रीजन क्या है कि यहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, यहां पर नगरीय जनसंख्या का अनुपात ज्यादा है। इस सब की वजह से जो जन्म दर है वो कम हुई है, और यही कारण है कि यहां पर वृद्धि भी कम हुई है। तो यहां पर दोनों कथन सही हैं, तो आंसर है यहां पर ए वाला। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। 41वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली और केरल में ग्रामीण वृद्धि दर अधिक थी। गोवा और तमिलनाडु में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बड़ा है। तो आपको यहां बताना है कौन सा कथन
सही है। देखिए दिल्ली और केरल राज्य में ग्रामीण वृद्धि दर में कमी देखी गई है, इसमें कमी देखी गई है, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। गोवा और तमिलनाडु की बात करें तो गोवा और तमिलनाडु में जो ग्रामीण जनसंख्या है इसका प्रतिशत बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है, ये कम हुआ है, तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहां पर एक और दो दोनों ही गलत हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 42वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, मिजोरम। देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की 10 की वृद्धि दर 25.90% थी। मेघालय की वृद्धि दर जो है 27.80% थी। बिहार की वृद्धि दर जो है 25.10% थी। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की वृद्धि दर जो है 22.80% थी। तो पूरे देश के संदर्भ में जो मेघालय राज्य है इसकी 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई है, तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 43वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, नागालैंड, केरल। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की वृद्धि दर 6.68% दर्ज की गई है। लक्षद्वीप की 10 की वृद्धि दर 6.23% दर्ज की गई है। नागालैंड की जो वृद्धि दर है ये माइनस में गई है, ये -0.43% दर्ज की गई है। केरल की वृद्धि दर जो है ये राज्यों में सबसे ज्यादा कम है, 4.86% दर्ज की गई है, तो यहां पर आपका सही आंसर है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड में कमी आई है, यहां माइनस में गई है वृद्धि दर, तो यहां पर आपका सही आंसर है नागालैंड। 44वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई है? दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, दिल्ली। देखिए यहां पर दादरा और नागर हवेली की बात करें तो यहां पर 10 की वृद्धि दर जो थी 55.50% दर्ज की गई है, जबकि यहां पर आपका जो दमन और दीव है इसकी वृद्धि दर जो है 53.54% दर्ज की गई है। पुदुचेरी की वृद्धि दर जो है 27.72% दर्ज की गई है। दिल्ली की वृद्धि दर जो है 20.96% दर्ज की गई है। तो यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में या फिर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो दादरा और नागर हवेली की जो वृद्धि दर है ये सर्वाधिक दर्ज की गई है, ये 55.50% है। 45वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य या राज्यों की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से कम रही है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा। देखिए 10 की वृद्धि दर का राष्ट्रीय औसत जो है 70.64% है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो 10 की वृद्धि दर का औसत है ये 21.44% है। पश्चिम बंगाल का जो है 13.93% है। कर्नाटक का जो है 15.67% है। एमपी का जो है 20.30% है। उड़ीसा का जो है 13.97% है। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शंस में राजस्थान और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिनका 10 की वृद्धि दर का औसत जो है ये राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा का जो 10 की वृद्धि दर का औसत है ये राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, केवल 2, 3 और 5। 46वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में किशोर आयु वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग का अंश 20.9% है। इसमें 52.7% किशोरियां और 47.3% किशोर सम्मिलित हैं। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहां पर आपका पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। वर्तमान में किशोरों अर्थात 10 से 19 वर्ष का जो आयु वर्ग है इसका अंश 20.9% है। इसमें किशोरों की संख्या जो है यानी इसमें जो किशोर जो है इनकी संख्या 52.7% है,
जबकि 47.3% जो है ये किशोर नहीं है बल्कि ये किशोरियां हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, केवल दूसरा वाला गलत है। 47वां प्रश्न है, भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युवाओं और किशोरों के संपूर्ण विकास के लिए 2005 में राष्ट्रीय युवा नीति को प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय युवा नीति को युवा किशोर जनसंख्या के समग्र विकास की देखरेख हेतु अविकल्पित किया गया। इसमें महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया। राष्ट्रीय युवा नीति 2005 के स्थान पर राष्ट्रीय युवा नीति 2015 की शुरुआत की गई। आपको यह बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए, भारत सरकार ने पहली बार युवाओं और किशोरों के संपूर्ण विकास के लिए सन 2005 में नहीं बल्कि सन 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति को प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, थर्ड भी सही है कि इसमें महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। यहाँ पे चौथा वाला गलत है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर 2014 में एक नई युवा नीति की शुरुआत की गई है, न कि 2015 में। तो यहाँ पर आपका पहला और चौथा गलत है, तो आंसर होगा यहाँ पर डी। 48वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 कितने वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है? 11 से 20 वर्ष, 13 से 25 वर्ष, 15 से 29 वर्ष, 16 से 35 वर्ष। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 15 से लेकर 29 वर्ष आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 49वां प्रश्न है, भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति का शुभारंभ किस वर्ष किया है? 2015 में, 17 में, 2019 में, 2021 में। देखिए, भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए जो नीति है ये नीति 2015 में शुभारंभ की थी। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल 121 करोड़ जनसंख्या में 37.7 करोड़ लोग नगरीय क्षेत्रों में और शेष 83.3 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। सेकंड, देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 30.16% है, जबकि 69.84% जनसंख्या गांव में निवास करती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। जो 121 करोड़ जनसंख्या है इसमें से 37.7 करोड़ लोग जो है नगरीय क्षेत्रों में और शेष 83.3 करोड़ लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है। देखिए, हमारे यहाँ जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या है इसका अनुपात जो है 31.16% का है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है वो 68.84% का है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यहां पर आपका बी वाला सही नहीं है, तो आंसर है आपका बी, केवल 2। 51वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? 620, 638, 630, 640। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 11 के दशक में देश की ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि दर 31.8% की रही, वहीं नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर 12.18% रही। सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 77.70% है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन गलत है। ग्रामीण जनसंख्या की जो वृद्धि दर है 2001 से लेकर 11 के दशक में ये 12.18% है, जबकि नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 31.8% है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो यूपी में देश की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। यूपी की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो 19.98 करोड़ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब इसमें जो है 15.51 करोड़ जो जनसंख्या है ये ग्रामीण जनसंख्या है, 15.51 करोड़, जो कि राज्य की आबादी का 77.70% है।
जबकि एमपी की बात करें तो देखिए एमपी में जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी संख्या 5.25 करोड़ है, जो कि राज्य की आबादी का 72.37% है। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएंगे, तो आपका सही आंसर होगा यहां पर डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 53वां प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। देखिए असम की बात की जाए तो असम में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 85.92% है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 89.96% है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है 76.76% है। अरुणाचल प्रदेश में जो है 77.33% है। तो यहां पर अगर राज्यवार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। अब देखिए यहां पर आपको ये ऑप्शन दिए गए, इन्हीं ऑप्शंस में आपको बताना है कि किस राज्य में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वहां की जनसंख्या के संदर्भ में सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है। जैसा कि आप यूपी के बारे में आप लोग जान चुके हैं, यूपी में जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70% है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जो है 83.32% है, 83.32% है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 54.77% है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो यहां पर ग्रामीण जनसंख्या है उसका प्रतिशत 88.70% है। तो यहां पर जो विकल्प दिए गए इन विकल्पों में बिहार राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 55वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी। देखिए दमन और दीव की बात करें तो यहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 24.84% है। दादरा और नगर हवेली की बात करें तो यहां पर जो है 53.28% है। अंडमान निकोबार में जो है 64.33% है। पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में जो है 31.96% है। तो जहां पर आप देख पा रहे हैं ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर सी वाला। 56वां प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, मिजोरम। देखिए चंडीगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है 2.75% है। दिल्ली में जो है 2.5% है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में ग्रामीण जनसंख्या का जो फीसद है 37.38% है। मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम में जो है 49.4% है। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है वो दिल्ली है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 57वां प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 45.27% है। राज्यों में तमिलनाडु में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में 5.08 करोड़ आबादी जो है ये नगरीय आबादी है, जो कि राज्य की जनसंख्या का 45.27% है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। वहीं राज्यों में बात करें, तमिलनाडु की राज्यों में बात करें, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य जो है गोवा है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गोवा में जो है 62.17% नगरीय जनसंख्या निवास करती है।
वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है 48.5% है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल पहला वाला सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए, केवल एक सही। 58वां प्रश्न है, भारत में अनुसूचित भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 24 भाषाएं अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में बंगाली बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। लघुत्तम भाषा वर्ग संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों के हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। देखिए, भारत में वर्तमान में 22 भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। अनुसूचित भाषाओं में सबसे ज्यादा भाषा बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो हिंदी भाषियों का है, ना कि बंगालियों का, यानी कि हिंदी भाषियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड वाला यहां सही है कि लघुत्तम भाषा वर्ग जो है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी बोलने वालों का है। चूंकि यहां पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां पर केवल 2 कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा आपका बी वाला, केवल 2। 59वां प्रश्न है, 1991-2001 की तुलना में 2001-2011 में किस राज्य की 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक गिरावट देखी गई है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, महाराष्ट्र। देखिए, 1991-2001 की तुलना में 2001-2011 में महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई है। यहां पर गिरावट जो है 6.7% की देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे कम देखी गई है। आंध्र प्रदेश में मात्र 3.5% की देखी गई है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा डी वाला, महाराष्ट्र। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम समुदाय की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले दशक की अपेक्षा हिंदू समुदाय की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई है। भारत में सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धार्मिक समुदाय की है। यहां पे आपको बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, यहां पर 2 दशकों का कंपेरिजन हो रहा है। एक तो 1991-2001 का और 2001 से लेकर 2011 का कंपेरिजन यहां पर हो रहा है। तो सबसे पहले हिंदुओं की जो 10 की वृद्धि दर है 1991 से लेकर 2001 की, वो देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं की। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हिंदू। तो हिंदुओं की जो है 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर रही है वो रही है यहां पर 19.92%, 19.92% रही है। जबकि इनकी 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर है ये 16.72% रही है। यानी इसमें जो गिरावट आई है ये गिरावट आई है 3.20% की। वहीं मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम की जो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो वृद्धि दर रही है वो रही है 29.52%। और 2001 से लेकर 2011 के बीच में इनकी जो वृद्धि दर रही है वो 24.60% रही है। जब आप इस 1991-2001 वाली जो वृद्धि दर है और 2001 से लेकर 2011 वाली जो वृद्धि दर है इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे यहां पर 2001 और 2011 वाली जो मुस्लिम की वृद्धि दर है इसमें ज्यादा कमी देखी गई है। इसमें कमी देखी गई है 4.92% की। तो यानी यहां पर कह सकते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम समुदाय की जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है इसमें पिछले दशक की अपेक्षा हिंदू समुदाय की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई है। इसमें गिरावट जो है 4.92% की है, जबकि हिंदुओं में गिरावट मात्र 3.20% की है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये सही हो जाएगा। देखिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो धार्मिक समुदाय है वैसे तो कभी कभी जैन को माना जाता है, लेकिन पारसी समुदाय सबसे छोटा समुदाय है। पारसियों की आबादी सबसे ज्यादा कम है। पारसी समुदाय की आबादी 69,601 है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है यहां पर 60 का ए वाला। इकसठवां प्रश्न है, श्रमजीवी जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम दिन काम करता है। भारत में श्रमिकों यानी दोनों मुख्य
और सीमांत का जो अनुपात है अश्रमिकों की तुलना में अधिक है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन यहां पर सही है। देखिए, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन या फिर उससे ज्यादा काम करे, यह मुख्य श्रमिक होता है। और एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या इससे कम काम कर रहा है वो सीमांत श्रमिक बोला जाता है, ना कि मुख्य श्रमिक। ये सीमांत श्रमिक बोला जाता है। तो यहां पर आपका जो पहला वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है ये भी यहां पर गलत हो जाएगा। देखिए, यहां पर अगर बात करें जो भारत में श्रमिक हैं जिनमें मुख्य और सीमांत दोनों शामिल हैं, इनका जो अनुपात है ये 39.8% का है। 39.8% का है। जबकि जो अश्रमिक हैं, अश्रमिकों का जो अनुपात है वो 60% का है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए, भारत में श्रमिकों जिसमें मुख्य और सीमांत दोनों शामिल हैं, इनका अनुपात जो है अश्रमिकों की तुलना में अधिक नहीं है बल्कि ये कम है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर होगा यहां पर डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दो। 62वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत जैसे देश के संदर्भ में आर्थिक विकास के उच्च स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। सन 2011 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा है। पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाई देता है। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें आर्थिक विकास के उच्च स्तरों की, तो आर्थिक विकास के उच्च स्तरों में जो श्रम की सहभागिता दर है वो कम है। जबकि आर्थिक विकास के जो निम्न स्तर हैं, आर्थिक विकास के जो निम्न स्तर हैं जैसे खेती बाड़ी के कार्य हैं, निम्न स्तर हैं, कृषि के कार्य हैं, उनमें श्रम की सहभागिता दर जो है ज्यादा है। तो यहां पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। देखिए, यहां पे बी वाला सही है। 2011 की जनगणना ने भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या है इसको 4 वर्गों में डिवाइड किया है। इसमें कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू श्रमिक और अन्य श्रमिक इसमें आ जाते हैं। सी वाला यहां सही है कि जो पुरुष श्रमिक हैं इनकी संख्या स्त्री श्रमिकों की अपेक्षा तीनों सेक्टरों में ज्यादा है। और जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें उतार दिखाई देता है, यानी इसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी दिखाई देती है। जैसे बात करें 2001 की जनगणना की, तो 2001 की जनगणना में 58.2% लोग जो थे कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। जबकि 2011 की जनगणना में मात्र 54.6% लोग जो थे वो कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे। यानी इसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों की जो संख्या है उसमें कमी आ रही है। तो यहां पर आपका डी वाला सही है। यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है ए वाला। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या द्वितीयक सेक्टर में सर्वाधिक है। भारत में हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में कृषकों की और बिहार, आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा। श्रमजीवी जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वो कृषि कार्यों में लगा हुआ है। तो देखिए, कृषि कार्यों में 54.6% जनसंख्या इन्वॉल्व है और कृषि कार्यों में जो कृषक और कृषि मजदूर दोनों शामिल हैं। इसके बाद 3.8% जनसंख्या जो है वो घरेलू श्रमिक हैं। वहीं 41.6% जनसंख्या जो है ये अन्य श्रमिक हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि सर्वाधिक प्रतिशत गैर घरेलू उद्योगों का है। गैर घरेलू उद्योगों में जो कार्यरत श्रमिक हैं उनका है नहीं, सर्वाधिक प्रतिशत जो है आपके कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक है उनका है। तो यहां पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। देखिए, सेकंड वाला जो कथन है ये भी गलत है। यहां बोला गया जनगणना 2011 के अनुसार जो महिला श्रमिक है इनकी संख्या द्वितीयक सेक्टर में ज्यादा है। तो महिला श्रमिकों की बात कर लेते हैं। देखिए, महिला श्रमिकों की संख्या जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में जो है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 9.75 करोड़ है। सेकेंडरी सेक्टर में यहां पर महिलाओं की जो संख्या है, महिला श्रमिकों की संख्या जो है 85 लाख है। टर्सियरी में यानी जो तृतीयक सेक्टर है, तृतीयक में महिलाओं की संख्या जो है 4.37 करोड़ है। तो कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की संख्या जो है प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा है न कि द्वितीयक में। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर आपका जो थर्ड वाला है ये बिल्कुल सही है। भारत के
हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में कृषकों की संख्या, जबकि बिहार आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड वाला है ये सही है, 1 और 2 यहाँ पर गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो यहाँ पर आपका केवल तीसरा वाला सत्य है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी, केवल थर्ड। 64वां प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें दर्शित हुई है? कोलकाता और दिल्ली, दिल्ली और बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का युग्म जो है वो मुंबई और दिल्ली है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। 65वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस की नगरीय समूह नहीं है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड। देखिए उड़ीसा राज्य में 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है, तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए संबंधित सीरीज से संबंधित प्रश्नों की अगर श्रृंखला आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये पूरी नोट्स की सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ वहाँ पर इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।